दोस्तों अब तक 3 शिफ्ट की परीक्षा हुई है यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की। और तीनों शिफ्ट में जो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं ना, उसमें कोई समानता नहीं है। मतलब ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना, जो वर्तमान में आपके सामने है, ये 17 अप्रैल का पहला शिफ्ट का जीएस है। ये वाला देखिए, या फिर कल 16 तारीख को जो पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट हुआ है, उसमें अगर आप करंट को देखेंगे तो करंट जो है वो अलग अलग समय से पूछे गए हैं। फिलहाल आज का पेपर काफ़ी अपडेटेड है, ठीक है। इसमें जो करंट पूछा गया है काफ़ी जो है सही, मतलब जो एक गेस होता है ना कि पिछले 6 महीने तक का करंट पढ़ लो, वहाँ से मिल जाएगा। तो उस प्रकार के प्रश्न आज वाले में देखने को मिलेंगे। हालांकि जो स्टैटिक है ये काफ़ी पुराना पूछ लिया गया है। तो फिलहाल सभी 30 प्रश्नों के सर्वशुद्ध हल आपके सामने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और कुल मिला के 30 प्रश्न होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कर दिया करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बता दें कि ये जो परीक्षा हुई 17 अप्रैल को, पहला शिफ्ट जो हुआ है उसमें जो जीएस पूछा गया था, तो जीएस के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए थे, ये प्रश्न यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 परीक्षा 17 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में हो रही है। तो उसमें जो जीएस आया है, तो जनरल नॉलेज के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में किसे 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये प्रश्न पढ़ाया भी गया था आपको। इसका सही जवाब था निहोन हिंडाक्यो, ठीक है। विकल्प ए इसका सही था। जापान की संस्था निहोन हिंडाक्यो को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है। आप जानते हैं ना कि निर्धारित तो 550 है, पहले 552 थी, 2 सीटें खत्म कर दी गई, अब 550 है। तो इसका सही जवाब विकल्प सी था। खैबर दर्रा किस देश में स्थित है। तो खैबर दर्रा मिलेगा कहाँ पर आपको, पाकिस्तान में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत किन कक्षाओं को शामिल किया गया है। माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत मतलब विच क्लास आर इंक्लूडेड इन द मिडिल स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020। तो इसमें कक्षा 6 से 8 ही है अभी, ठीक है। इसका उत्तर लोग गलत लगा देते हैं, विकल्प इसका ए वाला सही है, ठीक है, कक्षा 6 से 8। अब यहाँ पर देखिए अधिकार के प्रकार हैं, अनुसूची दी गई है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो MS स्वामीनाथन भी थे, चौधरी चरण सिंह भी थे, LK आडवाणी थे, उनका नाम नहीं है, तो कर्पूरी ठाकुर थे। हरमनप्रीत सिंह को 2024 का खेल रत्न दिया गया था, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर ABC वाला जो विकल्प था, केवल ABC ये आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य और राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि राजस्थान में स्थित है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये इस प्रकार से आपका मैच हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में है आपका इंद्रावती, ठीक है। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली। तो ये आपको इस प्रकार से मैच कराना था। सही जवाब इसका विकल्प बी था। A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर क्या क्वेश्चन था देख लेते हैं। देखो कुल मिला के यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है ना वो 30 है, ठीक है। और कुल मिला के हम लोग 7 प्रश्न हल कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि NEP 2020 में ECCE का अर्थ क्या है। इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ECCE स्टैंड फॉर, तो ये था आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। तो इसका जो विकल्प D है ये आपका सही था यहाँ पर, विकल्प D प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। पूछ रहे थे कौन एक ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन में पूछ रहे हैं कि कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है। तो आपको पता ही है कि कल जो प्रश्न पूछे गए थे, अगर आपने देखा होगा तो उसमें ही बताया गया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। तो कल का अगर आपने GS देखा था तो वहाँ से हिंट यहाँ पर मिल रहा था आपको। माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे भारत का 58वां अभयारण्य घोषित किया गया है, तो ये स्थित है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित है। करंट से आपको सारे प्रश्न मिल गए हैं, जितने भी लोगों ने करंट पढ़ा था ना लास्ट 6 मंथ का हमसे, तो सारे प्रश्न यहाँ पर मैच हो रहे हैं। और जो लोग नोट्स लिए थे तो उनकी तो बल्ले बल्ले है। क्रिस्टी कॉवेंट्री जो कि IOC की अध्यक्ष चुनी गई हैं, तो पूछ रहे हैं कि क्रिस्टी कॉवेंट्री जो है किस देश की हैं। तो जिम्बाब्वे की हैं, विकल्प D इसका करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में कौन सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार है।
तो देखो स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट, यानी कि शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार, तो विकल्प 1 और 2 दिया गया था विकल्प ए में, तो ये वाला सही था, 1 और 2 आपका सही था, शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार। इसके बाद क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन एक कांग्रेसी नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णतः पक्ष में थे? तो ये थे सरदार पटेल, ठीक है, विकल्प सी आपका सही है यहाँ पर। कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णतः पक्ष में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन एक भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC का प्राथमिक फोकस है? तो ये बहुत ही मतलब लॉजिकल था, आराम से इसे आप कर सकते थे बिना पढ़े भी। संस्थानों में ट्यूशन फीस का विनियमन इसका काम है ही नहीं है। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा ये भी काम नहीं है। छात्रों को वित्तीय सहायता ये भी काम नहीं था। तो बस एक विकल्प बच रहा था, उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन, तो विकल्प इसका सही था सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? तो महारानी लक्ष्मीबाई भी थी, मंगल पांडे तो थे ही, बहादुर शाह जफर भी थे, लेकिन मीर निसार अली ये एक बंगाल का मुस्लिम लड़ाका था जो हिंदुओं के विरुद्ध लड़ा था। एग्जैक्टली ये 1857 से पहले 1831 में ही इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो डी को छोड़ दीजिए, ABC वाला जो विकल्प था ये सही था, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि रियो +20 मूलतः किससे संबंधित है? तो ये तो आपको पढ़ाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। फिर था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ये थोड़ा टफ, मतलब मुझे तो लगा भाई टफ होगा और टफ है भी। इतना कौन याद करता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अध्याय 23, अध्याय 20, अध्याय 21, अध्याय 15। खैर यहाँ पर जो विकल्प था वो इस प्रकार से था, शिक्षक शिक्षा यह 1 वाले से मैच हो रहा था, ठीक है। प्रौद्योगिकी शिक्षा का जो उपयोग था ये आपका मैच हो रहा था किससे? 4 वाले से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो ये वाला था अध्याय 15। व्यावसायिक शिक्षा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अध्याय 20 यहाँ से मैच हो रहा था। और एक बच रहा है प्रौढ़ शिक्षा, इसको भी मैच करा ही लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विकल्प ए था ये आपका सही था यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा टफ तो था ये क्वेश्चन। इसके बाद खैर एक आध प्रश्न ऐसे आ भी जाते हैं। पूछ रहे हैं कि ANPR स्टैंड फॉर, आपको याद होगा कि व्हीकल के पीछे आजकल जो नंबर प्लेट लगते हैं ना, उसी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ लिया था। मतलब इसको कहते थे ना ऑटोमेटिक नेटवर्क प्लेट रिकग्निशन, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट, ये होगा आपका विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट था, ठीक है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही था, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन। तो इसका सही जवाब था विकल्प बी, ANPR का फुल फॉर्म। कार्योलिसिस प्रभाव किसका परिणाम है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, ये तो बिल्कुल नहीं है। ये भी थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो हो जाता। वायुमंडलीय दाब भिन्नताएं, ये भी नहीं था। महासागरीय धाराएं भी नहीं था। ये था पृथ्वी का घूर्णन, विकल्प बी इसका सही है। काफ़ी पुराना प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, इतना तो पता ही होगा आपको। भारत में फिक्की की स्थापना की गई थी पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिरला के द्वारा। सही जवाब विकल्प बी था, 1927 में स्थापना हुई थी फिक्की की, ठीक है। अगला क्वेश्चन था अनुसूची और संवैधानिक प्रावधान को मैच कराना था। अनुच्छेद 50 मैंने 50-50 कई बार बताया था, आ गया यहाँ पर। सर्वोच्च न्यायालय ये था न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच 50-50 मतलब पृथक्करण, ये मैच हो गया। अनुच्छेद 143 था सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये आपका मैच हो गया। अनुच्छेद 61 में था 61 में क्या था? राष्ट्रपति पर महाभियोग। और इसके बाद है आपका जो एक बचा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर विकल्प डी था ये आपका बिल्कुल करेक्ट था। अनुच्छेद 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग का कार्य, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये तो तय था 1980 वाला, ठीक है। 1980 में जो एक सम्मेलन हुआ था किसके द्वारा? आवर कॉमन फ्यूचर, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन के द्वारा ये बैठक की गई थी। उसी में ये शब्द जो था आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अस्तित्व में आया था 1980 में। हमारे दांत का ऊपरी भाग कठोर एनामेल से ढका रहता है, ये कैल्शियम फास्फेट से बनता है, यही पूछ रहा था यहाँ पर। विकल्प सी इसका करेक्ट था। आर्थिक विकास के लिए PURA दृष्टिकोण किसके दिमाग की उपज थी? तो ये था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, विकल्प ए आपका करेक्ट है। और 2005 में लागू हुए क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट था।
फिर एक क्वेश्चन और था कि निम्नलिखित में किसे समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो ये तो पढ़ाया गया था इंटीग्रल एजुकेशन बाय स्वामी दयानंद, विकल्प ए इज राइट। नेक्स्ट है कि मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री थे वुच विलमोर थे, विकल्प ए सही था इसका। फिर था कि कौन सा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य हैं। तो देखो उद्देश्य में ये था 2045 तक जनसंख्या स्थिर करना, करेक्ट है। मातृ मृत्यु दर को 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 के नीचे लाना, ये भी था। तो 1 और 2 दोनों सही था आपका, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। महादेवी वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है, इसका उत्तर था विकल्प ए। और ये आपका अंतिम प्रश्न है कि गंगा नदी की जल प्रवाह प्रणाली के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। भारत में गंगा नदी प्रणाली सबसे बड़ी है, करेक्ट है। गंगा का उद्गम उत्तरकाशी में है, करेक्ट है। सतलज तथा झेलम गंगा प्रणाली की सहायक नदियां हैं, गलत बात है, यह सिंधु की हैं, ठीक है। तो ये तो गलत है। सोन नदी गंगा के दाहिने तट की, तो ये भी सही था आपका, यानी कि ABD इज राइट, विकल्प ए इसका उत्तर था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके, मतलब कि तीसरा शिफ्ट हो गया, तीसरे शिफ्ट का ये GS हो गया। तीनों शिफ्ट के GS अगर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आ जाइए, टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। और अगर किसी प्रश्न के उत्तर में कोई भी संदेह है बेहिचक लिखिएगा, और मैं पहले कमेंट में आपका जो मतलब होगा ना, जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर कर दूंगा। तो पहला कमेंट देख लीजिएगा आप लोग, अगर कोई डाउट होगा तो उसको हम वहाँ पर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर प्लीज़ आप कर दीजिएगा। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगली परीक्षा कौन सी है आपकी, किस परीक्षा को आप देने वाले हैं, किसकी तैयारी करना चाहते हैं, बता दीजिएगा। थैंक यू।